सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अहम बैठक बुलाई है। बैठक में अलग अलग जिलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होने हैं। हरदोई में प्रशिक्षण शिविर होना है, इसे लेकर के समीक्षा भी होनी है। तो देखिए, लगातार प्रशिक्षण शिविर का दौर चल रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। लखीमपुर के बाद एक और सभा, और अब ये बताया जा रहा है सीतापुर लखीमपुर के बाद अब हरदोई में प्रशिक्षण शिविर को लेकर के समीक्षा बैठक होनी है। समाजवादी पार्टी की ओर से आज एक बैठक का बुलावा, तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को बुलावा भेजा गया है, इसमें वो शामिल होंगे। लखनऊ से आई खबर के साथ, संजीव जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा। विजय यादव ने हत्या के बाद नाश्ता करने की कसम खाई थी। हत्या से पहले आरोपी ने कुछ भी नहीं खाने की कसम खाई थी। जीवा की हत्या करना सबसे बड़ा टारगेट था। प्रण लेकर के बैठा हुआ था विजय यादव, और अब काठमांडू में सुपारी देने वाले असलम के साथ विजय को हथियार मुहैया कराने की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। देखिए, कोर्ट रूम के भीतर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या, सनसनीखेज वारदात, और उसके बाद विजय यादव नाम के शख्स की गिरफ्तारी। और अब इससे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। एक खुलासा यह है कि विजय यादव ने कसम खा रखी थी, उस सुबह कुछ खाया नहीं था उसने, कि पहले गोली मारना है, ये प्रण लेकर के उसने रखा था। और किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, किस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, आइए हम समझते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभव, जरा बताएं कि और किस किस तरीके के खुलासे और क्या डिटेल सामने आई है। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से पूछताछ हुई है, ये जीवा हत्याकांड का जो मुख्य शूटर है विजय यादव, उससे अब तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं। उसने ये भी कहा है कि उसका केवल एक टारगेट था, और वो टारगेट था कि कैसे जीवा की हत्या करनी है। यही प्रण लेकर वो गया था। उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। साफ तौर पर उसने कहा था, उसने ये कसम खाई थी कि जब तक वो अपने काम को, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेगा, तब तक वो कुछ खाएगा नहीं। और फिर उसके बाद जब उसने उस टारगेट को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद उसको पकड़ लिया गया। लेकिन इतना जरूर है कि उसने कुछ और भी नाम बताए हैं नेपाल में, जिस तरीके से जिसने सुपारी दी थी, और वो युवक जिसने उनसे यहाँ लखनऊ में हथियार मुहैया कराया था। इसीलिए पुलिस को लग रहा है कि जो पूछताछ उसने की है, उससे कहीं न कहीं और लोग जो इसके साथी थे, जिसने मदद की है, उनकी भी तलाश अब तेजी के साथ की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि विजय के खुलासों से कहीं न कहीं पुलिस को एक टिप मिली है, एक जानकारी मिली है, और आगे हो सकता है कि उसी के आधार पर कुछ जगहों पर अच्छा अनुभव, लेकिन ना कोई पुरानी रंजिश या फिर इस शख्स की, विजय यादव जिसका नाम है, इसके बैकग्राउंड को देखा जाए, ना इतना कोई कनेक्शन, बावजूद इसके इतना गुस्सा, किसी को जान से मारने के लिए सिर पर इतना खून सवार होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, उसने ये साफ तौर पर कहा था कि उसे 5 लाख रुपए एडवांस मिले थे, और बात तो उससे ज्यादा की हुई थी, लेकिन 5 लाख रुपए उसे एडवांस मिले थे, और वो पैसे भी उसने खर्च कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर सुपारी किलिंग है, पैसा लेकर हत्या है। हाँ, ये जरूर है कि आखिर विजय को ही क्यों सेलेक्ट किया। ना वो कोई उसका कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड था, ना वो इस तरीके का शूटर था, तो ऐसे में आखिर विजय को ही क्यों सेलेक्ट किया अपराधियों ने। और इतने हाई प्रोफाइल केस में इतने बड़े गट्स के साथ जाके कोर्ट में किसी को गोली मारने के लिए 5,000 रुपए जैसी रकम के लिए, तमाम चीजें देखते हैं और किस तरीके से क्लियर होती हैं। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़े। कौशाम्बी से खबर है, एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, और उससे जुड़ी ये खबर ये है, आरोप लगाने वाली महिला अब अपने बयान से पलट गई है। एसपी की पत्नी के डांटने पर गुस्से में झूठे आरोप लगाए थे। नौकरी से निकाले जाने के डर पर ये आरोप लगाए गए। हमने झूठ बोला, हमें माफ कर दे, महिला का अब ये बयान सामने आया है। देखिए, ये पूरा मामला एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर एसपी पर जांच के आदेश देते हैं, उसके बाद प्रकाश में आया। काम बिगड़ गया था छोटे लाल फॉलोअर से, तो उसे मेन साहब डांट के बाहर कर दिए थे। उसके दूसरे रोज हमसे एक प्लेट टूट गई थी। प्लेट के बारे में हमको डांटे, बहुत फटकारे मेम साहब ने। हमने उसके बाद बंगला से कहीं निकल जाइए, तुम काम यहाँ मत करो। हम बोले चलो हम काम यहाँ नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं। तो सर हम इसलिए अपने मन में ठान के रोके यहाँ से चले गए। हम जाए अपने घर पहुँची। घर से हमने मन में ठानी कि एसपी साहब को हम फंसा देंगे, इसलिए कि हमको बंगले से रोजी रोटी हमारी लगी थी, हमको यहाँ से बाहर किया गया। तो हम जाके वहाँ कागज भी बनवाया, मीडिया भी खबर दिया, हमने उनको गंदा आरोप लगा के हमने उनको घोषित किया। हम ये सब सरासर गलत है। हम वो आरोप जो लगाए थे आप लोग से चरम माफी चाहते हैं।
वाराणसी में आज से 3 दिवसीय रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। भगवान जगन्नाथ, बलराम, बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर के 3 दिन तक काशी वालों को दर्शन देंगे। या अगर रथ यात्रा की आप बात करें तो लखा मेले में ये शुमार होता है। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा मेले के बाद से काशी में मेलों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आने वाला वक्त सावन का होता है। श्रद्धालु आज के दिन भगवान के दर्शन कर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। गौरतलब है कि आज पीले वस्त्र में भगवान दर्शन देंगे भक्तों को, दूसरे दिन लाल वस्त्र में, तो तीसरे दिन श्वेत यानी सफेद वस्त्रों में भक्तों को दर्शन देंगे। इस दिन भगवान को 56 प्रकार का यानी 56 भोग लगाया जाता है। तो काशी में भक्तों द्वारा स्नान कराने पर भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिन तक अज्ञातवास में रहते हैं। काढ़े का उनको केवल भोग लगता है और भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। ये दर्शन ऐसा लगता है कि हम लोग जगन्नाथ धाम आ गए। भगवान खुद जगन्नाथ धाम से पूरी से यहाँ चले आए। पूरी वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। आज वहाँ हमने दर्शन किए, लेकिन यहाँ भी पूरी वाली फीलिंग आ रही है। देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। भक्ति में भक्त सराबोर नजर आते हैं। काशी में क्या माहौल है, किस तरीके से यात्रा को लेकर के लोग खुश नजर आ रहे हैं, समझते हैं हमारे सहयोगी नवीन पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। की नगरी में भगवान जगन्नाथ के 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि भगवान किस तरह से रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लक्खी मेला, काशी के लक्खी मेला शुमार है और ऐसी मान्यता है कि आज के बाद से काशी में मेलों की शुरुआत होती है। 3 दिवसीय ये मेला चलता है, लिहाजा आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम, बहन सुभद्रा भक्तों को दर्शन दे रही हैं। आरती के बाद भगवान का दर्शन शुरू हो जाता है और भगवान की दर्शन से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लिहाजा काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है और भगवान रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अगर मान्यताओं की बात की जाए तो 3 दिवसीय मेला की शुरुआत आज वाराणसी में हुई है। लिहाजा आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरह से उत्साहित दिख रहे हैं। भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें दर्शन पूजन की तो आज भगवान पीले वस्त्र में भक्तों को दर्शन देंगे। कल जो है लाल कपड़े में भगवान का दर्शन मिलेगा और परसों जो लास्ट दिन होगा मेले का उस दिन भगवान सफ़ेद वस्त्र में भक्तों को दर्शन देंगे। इस दिन 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाया जाता है। इसका उत्साह आप देख सकते हैं काशी में किस तरह से है। साल भर का इंतजार श्रद्धालुओं को रहता है। काशी के लखे मेले में शुमार है। लिहाजा श्रद्धालु भगवान के रथ को खींच के अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालुओं में उत्साह है। भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से आरती के बाद से जब कपाट खुला भगवान का, उसके बाद से भक्तों में दर्शन की प्रक्रिया शुरू है और दर्शन करने का सिलसिला अभी तक चलता है, जो कि शाम तक चलेगा। लिहाजा आप देख सकते हैं किस तरह से काशी में उत्साह है, क्योंकि मान्यता है कि काशी शिव की नगरी है, लेकिन शिव की नगरी में भी भगवान जगन्नाथ का उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लिहाजा आज से भगवान 3 दिन तक अपने भक्तों को दर्शन देंगे और भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। कैमरा विशेष साथ नवीन पांडे, वीपी बंगाल, वाराणसी। तो देखिए, बनारस के नाम में ही रस है और कहा जाता है कि बनारस और बनारस के लोगों को हर एक उत्सव को मनाने आता है और हर एक त्योहार के रंग को हम बनारस में ढंग से देख सकते हैं। और यही विशेषता है कि बनारस की गलियों में त्योहारों का जब खुमार छाता है तो सिर चढ़ करके बोलता है और ऐसी ही तस्वीरें देखनी शुरू हो गई। और इसके बाद सावन है, तो कुल मिलाकर के काशी तैयार हो रही है उत्साह के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे। यूपी में बीजेपी ने विस्तारकों को 80 सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी की तैयारी है। पहले चरण में लोकसभा क्षेत्र और उनके क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में विस्तार करने के लिए विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। हारी हुई सीट पर बीजेपी के लिए चुनावी जमीन तैयार करने का काम करेंगे ये विस्तारक। विस्तारकों को 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रबंधन का एजेंडा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय को हर महीने इन्हें फीडबैक देना होगा। तो देखिए, पन्ना प्रमुख से लगाए किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बीजेपी के भीतर। विस्तारकों को अलग तरीके से जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है।
खबर ये मिल रही है कि 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रबंधन का एजेंडा इनके पास है, विस्तारकों के पास है, और ये विस्तारक हर महीने मुख्यालय में फीडबैक देंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का खाका ताना बाना जैसा है, उसके हिसाब से इन विस्तारकों का चयन हुआ है, नियुक्त किया गया है इन्हें। थोड़ा नजर डालिए कि 24 में जीत के लिए बीजेपी का नया प्लान क्या कहता है। यूपी में बीजेपी ने विस्तारकों को 80 सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी है। 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए यह बीजेपी की तैयारी है। टारगेट 80 का है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। पहले चरण की बात करें। दूसरा फोकस है हारी हुई सीटों पर जमीन तैयार करने का काम यही विस्तारक करेंगे। हर एक विस्तारक को 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रबंधन और मैनेजमेंट का एजेंडा दिया गया है। प्रदेश के मुख्यालय पर इन्हें हर महीने फीडबैक देना होगा। हर वर्ग को बीजेपी जोड़ने का काम कर रही है। भाजपा के विस्तारक जो होंगे इन्हें जोड़ने का काम करके इनकी रिपोर्ट सौंपेंगे। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिवेट करने का जिम्मा भी विस्तारकों के हवाले दिया गया है, जो नाराजगी है भूलकर बीजेपी के लिए काम करें। बूथ कमेटी में हर जाति हर धर्म के कार्यकर्ताओं को शामिल करने का भी जिम्मा दिया गया है, ताकि एक सामंजस्य बना रहे। विस्तारकों को बूथ कमेटियों के गठन का भी जिम्मा सौंपा गया है। विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल करने का भी टारगेट है। और अगर आप देखेंगे तो विस्तारकों को लाभार्थी सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब जिन्हें सरकार से लाभ मिला है उन्हें याद दिलाइए। पिछड़े और दलित वर्ग को जो जोड़ने का काम है, जो जातियों का वोट बैंक है उन्हें साधने का काम दिया गया है। सभा के क्षेत्र स्तर पर विधायकों और सांसदों के बीच टकराव ना हो, टसल ना हो, खासकर सीटों के मद्देनजर इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। सभी विस्तारक सीधे प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर काम करेंगे और विस्तारकों के कामकाज के स्थानीय पदाधिकारियों का कोई दखल नहीं होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जैसे ही नजदीक आता है टिकट बंटवारे का वक्त, माथापच्ची शुरू हो जाती है। जो स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि जिनका रसूख है वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में विस्तारकों को इससे न्यूट्रल रखा गया है। वो सीधे मुख्यालय से आदेश लेंगे और उसे जमीन पर उतार देंगे। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है। खेत में दो पक्षों में मारपीट का मामला है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला बोला। पहले दिन भी इनके बीच झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी और वीडियो भी वायरल था, लेकिन फिर से दोबारा मारपीट के लिए आमने सामने आ गए। मुजफ्फरनगर का ये वीडियो है। देखिए, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और एक मर्तबा पहले भी इनके बीच ऐसी झड़प हो चुकी है, लेकिन ये मसला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर धारदार हथियार के साथ हमलावर हो गए। इस पूरे मामले पर एक और वीडियो सामने आ गया। तो कहा जा रहा है कि कोई छोटी सी बात थी जिसे लेकर के ईगो क्लैश हुआ और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन धीरे धीरे बात इतनी बढ़ती चली गई कि कल की लड़ाई के बाद आज धारदार हथियार के साथ एक दूसरे पर हमलावर होने का भी मामला सामने आया। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्हाइट शर्ट वाले शख्स के हाथ में एक हथियार दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों के पास डंडे हैं। औरतें दिखाई दे रही हैं बीच बचाव करते हुए, डंडा छीनते हुए, और बताया गया है कि छोटी सी बात को लेकर के तनातनी हुई थी। तो देखिए, 2024 की तैयारी को लेकर के मायावती ने भी बैठक बुलाई है। बसपा की तैयारी क्या है सामने आ रही है। मंत्र ये है, एकला चलो रे, इसी पर मायावती काम करने वाली फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है। जहां बैठक में सभी मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्षों को बुलावा भेजा गया है। बूथ स्तर पर कमेटियों के गठन की मायावती समीक्षा करने वाली हैं। आपको ये भी बताएं कि पहले जो बैठक हुई थी उसमें बूथ स्तर पर कमेटी के गठन, लोगों के बीच जाने को लेकर के जो लक्ष्य था वो पदाधिकारियों को दिया गया था। बैठक में अब समीक्षा होगी, कमेटी के गठन का काम कैसा चल रहा है। इसके अलावा जो चुनाव को लेकर के दिशा निर्देश नए हैं वो भी दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के पिछली बैठक में जो होमवर्क दिया गया था उसे कितना सही तरीके से कर लिया गया है उसे भी सबमिट करना होगा। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की ओर से ये तैयारी। तो देखिए, इसी बैठक को लेकर के मायावती ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश व देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे संबंधित खास घटनाक्रम एवं समीकरणों के साथ
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां आदि को लेकर के बीएसपी, यूपी स्टेट, सभी मंडल तथा सभी जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी की महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक कल लखनऊ में आहूत। तो उन्होंने इस तरीके से सूचित किया है। इससे पहले आपको बताया एक बैठक हो चुकी है, उसके बाद यह बैठक उससे कनेक्टेड मानी जा रही है। मायावती के सामने क्या चुनौती है? सवाल है। पहली चुनौती है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को फिर से मजबूत करना। दूसरी चुनौती है यूपी की 80 सीटों को टारगेट करना, जो उनका जनाधार या वोटर खोया था उसे एकजुट कर पाना। तीसरी चुनौती 80 सीटों पर जीत के लिए MY समीकरण को साथ लाना, मुस्लिम यादव समीकरण को साथ ले आना। चौथी चुनौती है 2024 में ज्यादा सीटों के लिए जनता से संवाद पर फोकस। पांचवी चुनौती यूपी की 80 सीटों के लिए दलित युवाओं पर फोकस। छठी चुनौती मायावती का लोकसभा चुनाव के लिए युवाओं को जोड़ने पर जोर। सातवीं चुनौती यह है कि ताबड़तोड़ बैठक करके 24 के लिए टारगेट क्या है इसको फोकस कर लिया जाए। आठवीं चुनौती है शहर शहर गांव-गांव जाकर कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य। ये अब अगली चुनौती की ओर ले जाता है, जो है नवीं चुनौती। मायावती का खोया जनाधार फिर से वापस लाने पर जोर है। जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वो जानी जाती थी, उसे फिर से खोने के बाद पाने की कोशिश। यही 10वीं चुनौती है। मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना खुद को, ये बड़ी चुनौती है। और इन सभी चुनौतियों को लक्ष्य मान करके और इसके लिए काम करने की कोशिश देखी जा रही है। मीटिंग्स में इन बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि अब इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसका खाका, इसका ताना बाना बुना जाना है। इसके लिए जिम्मेदारी बांट दी गई है, क्योंकि पार्टी भले एकला चलो, लेकिन पार्टी के चलने के लिए एक एक कार्यकर्ता का मजबूत होना जरूरी है। इस बात को मायावती समझती है, इसीलिए यह बैठक बुलाई गई है। और ये बताने की कोशिश बाकी दलों के बीच में भी है कि हमारी कोशिश पूरी है और हल्के में ना लिया जाए हाथी को। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।